गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका आपकी वापस क्लास में। और जो हमारा चैप्टर चल रहा था रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण वाला, तो उसमें हम आगे पढ़ेंगे। आज समीकरणें किस किस प्रकार की होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं, किस किस प्रकार की होती है और कौन सी। अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। उसके बाद में हम रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखना कैसे लिखा जाता है वो हमने सीखा। उसके बाद में समीकरणों को हमने संतुलित करना सीखा। आपको मैंने कहा था कि आपके जो बुक में है ना, जो किताब समीकरण लिखी हुई है, आपको उसको संतुलन करके देखना है। तो आपने वो काम किया कि नहीं किया है? ठीक है, बुक खोल के बैठे हो आप और एकांत में जाके बैठना, कान में ईयरफोन लगा के, हाथ में ले लो कॉपी और पेन और शुरू करते हैं हमारा पहला पार्ट जो अभी तक बाकी चल रहा था। पिछले कक्षा में हमने जो पढ़ा उससे हम आगे बढ़ते हैं। आपको समीकरणों के लिए मैंने कहा था समीकरणों को संतुलित करना है, तो उसको एक जो क्वेश्चन हमारे पार्ट के पीछे के उनमें से आपको एक मैं करके बताऊंगा और आप चेक करना कि आपने जो किए उसी अनुरूप में आपने किए कि नहीं किए। चलो बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की। रासायनिक अभिक्रियाएं कैसी होती है ये तो हमने पढ़ लिया, उनको किस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा भौतिक अवस्थाओं के रूप में और क्या क्या लिखा जाना है वो आपने देख लिया था। अब इनके प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रकार। क्या पढ़ेंगे? प्रकार। प्रकार में पहला है संयोजन अभिक्रिया। पहला कौन सा हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, अगर आप यहां पर देखेंगे तो संयोजन, तो इस तरह से इसको कहा जा सकता है कि ये जुड़ने वाली एक अभिक्रिया है। इसमें क्या होगा, कोई दो अभिकर्मक, हमने यहां पर क्या नाम दिया था, जो तीर के निशान के इस तरफ होते हैं इनको हमने क्या नाम दिया था? अभिकर्मक। ठीक है, और ये क्या होते हैं? उत्पाद। अब इस तरफ के जो अभिकर्मक दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो अभिकर्मक अभिक्रिया करने के बाद एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, कोई एक विशिष्ट उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया। कौन सी कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया। आपके परीक्षा में बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया क्या है, इनमें अंतर बताइए, इनके उदाहरण दीजिए। तो आपको इस तरह से देखना है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, जैसे कोई एक संगठन का निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वह अभिक्रिया क्या हो जाएगी? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो छोटे छोटे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन में जलाते हैं C+O2, क्या हो गया? कार्बन को C+O2, तो क्या बन जाएगा? CO2। क्या हो जाएगा? CO2। समझ में आ गया? दूसरा एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाता है तो बहुत सिंपल एग्जांपल पूछ देते हैं, H2 प्लस O2, तो इसको क्या कहेंगे? यहां पर दो लगा लेते हैं, आगे 2H2O। क्या हो गया? 2H2O। तो ये हो गया जल का और ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का। तो संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हमने देख लिए। ठीक है, इसके बाद में संयोजन अभिक्रिया का एक विशेष एग्जांपल और देखते हैं। क्या देखेंगे संयोजन अभिक्रिया का? कैल्शियम ऑक्साइड का, जिसके बारे में आपको क्रियाकलाप दे रखे हैं। कौन सा क्रियाकलाप दे रखा है? 1.4। कौन सा क्रियाकलाप? 1.4। तो जितने भी क्रियाकलाप है उनको आपको पढ़ना है ठीक से। उनमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं उनको भी आपको ठीक तरीके से देखना है, ताकि आपको जब एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन जो आएंगे वो इनमें से ही आएंगे, बेसिकली यहीं से ही आएंगे, तो उनको आपको देखना है। उसमें लिखा है तो CaO कार्बन, ठीक है, यहां पर आएगा CaO कार्बन ने कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये है, इसको क्या कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना,
बिना बुझा हुआ चूना। समझिएगा बात को कि बिना बुझा हुआ चूना क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अभी किस फॉर्म में है, ठोस अवस्था में है। जैसे आपने देखा है कभी मकानों की पुताई उताई करते थे गांव में, तब किस तरह से करते थे, कड़ी का जो है वो कट्टा लेके आते थे या फिर कहीं से खोद कर लेके आते थे, कट्टा वट्टा कुछ ऐसा, तो बड़े बड़े वैसे पत्थर जैसे होते थे। कैसे होते थे, बड़े बड़े पत्थर जैसे होते थे। अब उनको क्या किया जाता था, उनको लाने के बाद में पानी में डालते थे, तो वो जब सीधे ठोस फॉर्म में होते हैं। ठोस को हमने क्या लिखा था, सॉलिड। ठोस को क्या कहेंगे हम, सॉलिड। तो ठोस फॉर्म में है तो उसको हम सॉलिड कहेंगे। तो ये है बिना बुझा हुआ चूना। अब इसको बुझाएंगे कैसे, पानी से, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही ताकतवर है। अब देखो इसको बुझाएंगे किससे, पानी से। किससे बुझाएंगे, पानी से। पानी क्या हो गया हमारा H2O, पानी से बुझा दिया। अब देखना इससे क्या बनेगा, अब इससे क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको कहेंगे OH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अब जब भी अगर इस तरह की प्रक्रिया देखी जाएगी, जैसे इसको जब भी पानी के साथ मिलाया जाएगा तो बहुत ही तेज उष्मा निकलेगी, बहुत तेज तापमान बढ़ जाएगा अचानक से। तो आपका जो क्रियाकलाप है उसमें बीकर में छोटे से दाने को डालने के बाद में वहां का तापमान आपको चेक करना है। तो इस तरह की प्रक्रियाएं आपको पढ़नी है, पर इसका कारण आपको जानना है। क्यों, क्या होता है कि जब यह कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से क्रिया करेगा, किससे क्रिया करेगा, जल से, तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या होगा, इसमें ऊर्जा निकलेगी। क्या निकलेगी, ऊर्जा, उष्मा। क्या कहेंगे, उष्मा। बहुत ही तेज तापमान में उष्मा निकलेगी, और जब उष्मा मुक्त होगी तो ऊपर की तरफ जाएगी, इसलिए हमने तीर का निशान यहाँ पर लगाया है। तो जिस अभिक्रिया में उष्मा निकलती हो उसे क्या कहेंगे, उष्माक्षेपी। क्या कहेंगे, उष्माक्षेपी, क्योंकि क्या निकल रही है, उष्मा। उष्माक्षेपी कैसे, कि उष्मा निकल रही है। अगर किसी क्रिया को करने के लिए हमें उष्मा की जरूरत है, जैसे मान लो कोई एक चीज है, उसको हम गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे, फिर उसका कुछ टुकड़े होंगे, तो उसको क्या कहा जाएगा, उष्मा शोषी। उष्मा शोषी। तो बच्चों आपको यह बताना है उष्माक्षेपी क्रिया का और क्या उदाहरण हो सकता है, क्योंकि आपके किताब में जब पीछे प्रश्न है ना, वहां पर उष्माक्षेपी उष्माशोषी क्रिया में अंतर बताना है। ठीक है, तो उनके उदाहरण भी आपको साथ में देने हैं। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया का कौन सा ऐसा उदाहरण जो आप रोज करते हैं, दिन में हर बार करते हैं, हर 1 सेकंड में करते हैं, तो इसका हो जाएगा उष्माक्षेपी का श्वास लेना। क्या हो जाएगा, श्वास लेना। क्या हो जाएगा, श्वास लेना। श्वसन क्रिया में आपको जब आगे जो बायोलॉजी वाले इसमें चैप्टर आएंगे तब श्वसन क्रिया, पाचन तंत्र, जो सारे तंत्र पढ़ाएंगे ना, तब उसमें और डिटेल से पढ़ाएंगे कि जब श्वास लेते हैं ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है। श्वास लेते हैं ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन से मिलकर किसका निर्माण करती है, ग्लूकोज का, जो कि ग्लूकोज हमारे शरीर के जो खून है उसके माध्यम से, रक्त के माध्यम से पूरे शरीर के अंगों में जाता है, जो प्रत्येक कोशिका तक ग्लूकोज पहुंचता है। इस तरह की जो डिटेल है वो आपको श्वसन तंत्र जब पढ़ाएंगे तो उसमें दी जाएगी। तो श्वास लेना या श्वसन करना कौन सी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी है। उष्माशोषी कौन सी है, जिसमें 2 टुकड़े हो जाए उष्मा देने के बाद, जैसे ताप करना, तापन करना। ठीक है, अब इसके बाद में देखो हम क्या पढ़ रहे थे, बिना बुझा चूना, और इसको पानी में डाल दिया तो बुझ गया ये, तो ये क्या हो गया, बुझा हुआ चूना। इसको क्या कहेंगे, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। और साथ में क्या निकली, उष्मा। ठीक है, अगर आपने कहीं देखा है मकानों में निर्माण करते समय, तो जब भी चूने के अंदर पानी मिलाया जाता है तो बहुत तेज भाप निकलती है, बहुत तेज। तो उस समय आपको सावधानी रखनी चाहिए कि उसके हाथ वाथ नहीं लगाना है, उसके पास में भी नहीं जाना है, ना सूंघना है, क्योंकि बहुत तेज भाप होती है, उसमें जल सकता है आदमी। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसी को किस काम में लिया जाता है, सफेदी में। किसमें, सफेदी में। तो इसको राजस्थानी भाषा में कहेंगे तो कड़ी। क्या बोलेंगे इसको, कड़ी।
क्योंकि ये जो कट्टा आता है उसको पानी में मिलाते हैं और ये बन जाता है। ठीक है, अब इसको क्या कर देते हैं, ब्रुश से लेकर पुताई कर लेते हैं। मकानों में पुताई करने का काम आता है। तो सफेदी करने के लिए कौन सा पदार्थ काम में आता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे क्या कहते हैं, भुजा हुआ चूना। क्या कहेंगे, भुजा हुआ चूना। अब इसी को देखो, इससे और क्या बन सकता है, क्या ये CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसको ये थोड़े दिन तक जैसे इसको लगाया मकान पर, लगाने के पश्चात ये क्रिया करेगा वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे करेगा, वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये निर्माण किसका करेगा, CaCO3 कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहेंगे इसको, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये क्या काम आती है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें क्या होगा कि जब ये क्रिया करेगी, इसमें सफेद चमक आएगी। किससे आएगी, सफेद चमक आएगी, क्योंकि ये काम हमने वहां पर कर दिया, इसको पुताई कर दी मकान पर। अगर पुताई करने के बाद में जब ये वातावरण की CO2 से क्रिया करेगी तो इसमें बहुत ही शानदार सफेद सफेद चमक आएगी। तो ये किसका काम करेगी, कैल्शियम कार्बोनेट चमक का काम करेगी। और आपको ये पता होगा कि संगमरमर जो होता है, सफेद संगमरमर, कौन सा होता है, सफेद संगमरमर, सफेद संगमरमर। तो उसका संगमरमर, तो उसका सूत्र भी यही होता है, सफेद संगमरमर का सूत्र भी यही होता है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सफेद संगमरमर का सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका सूत्र हो जाएगा। आगे बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया के बाद में कौन सी आएगी, वियोजन अभिक्रिया। आपको परिभाषा समझ में आ गई। संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से एक, दो गए, दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर किसी एक एकल अभिकर्मक का या उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो अभिकर्मक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो क्या हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। तो एग्जाम्पल आपको ये देख लेना, CO2 और 2H2O, बहुत ही आसान है, आपको हमेशा याद रहेंगे। ठीक है, एग्जाम में आपको इसे लिखना है। अब अगर हम बात करें वियोजन की, जिस प्रकार से संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना, उस प्रकार से होता है वियोजन का भी एक अर्थ होता है कि टूटना। तो एक दूसरे से ये क्या हो गई, बिल्कुल विपरीत हो गई प्रक्रिया। क्या हो गई, विपरीत। दूसरी हो गई वियोजन। दूसरी क्या हो गई, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को एक और नाम से कहा जाता है अपघटन। क्या कहेंगे इसको, अपघटन, अपघटन अभिक्रिया कहेंगे इसको, क्योंकि इसमें क्या है, टुकड़े होते हैं। इसमें क्या होते हैं, टुकड़े। तो अपघटन यानी घटना, टुकड़े। तो अब इसकी परिभाषा आप किस प्रकार से निकालोगे कि जब एकल अभिकर्मक का, कि क्या कहेंगे, जब भी किसी एकल अभिकर्मक का अभिक्रिया के माध्यम से अपघटन होकर या इसके एकल अभिकर्मक टुकड़े होकर अन्य छोटे छोटे टुकड़ों में निर्माण करता है, मतलब उत्पादों का निर्माण करता है। जैसे छोटे छोटे, एक कोई बड़ा टुकड़ा है, उसका निर्माण छोटे छोटे टुकड़ों में हुआ है अपघटन के माध्यम से, तो उसको क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। टूट चुका है, जैसे कोई उसमें तो जुड़कर कुछ एक निर्माण बना। संयोजन में क्या होता है कि दो चीजें, दो तत्व जुड़कर किसी एक तत्व का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होगा, एक तत्व टूटकर छोटे छोटे तत्वों में बनेगा। तो इसको क्या कहेंगे हम, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन और वियोजन अभिक्रियाओं में आपसे अंतर पूछा जाएगा, साथ में इनके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। हम बात करते हैं वापस उसी को, कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं। किसको, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले इसको पढ़ा था। और एक इसका है सफेद संगमरमर का। अब इसको जैसे उष्मा के माध्यम से, ये उष्मा के माध्यम से क्या हो जाएगा, ये वापस अपघटित होगा। क्या होगा, अपघटित होगा। अपघटित होगा तो ये क्या है, एकल अभिकर्मक है। क्या है, एकल अभिकर्मक है। और टूटेगा किसमें, अलग अलग में। कैसे, CaO, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। अब बच गई क्या, CO2। क्या बच गई, CO2। और जो कि गैस है, गैस ऊपर चली गई। गैस को हम क्या कर लेते हैं, ऊपर चली गई, तीर का निशान लगा दिया हमने। आगे एक और बात करते हैं,
इसी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फेरस सल्फेट वाला। कौन सा एग्जांपल लेते हैं, जो कि आपकी बुक में, आपने बुक खोल रखी है ना, तो उसमें आगे वियोजन के बाद में जो एग्जांपल है वो आप चेक कीजिए कौन सा है। फेरस सल्फेट, कौन सा है, फेरस सल्फेट। और जब ये उष्मा के माध्यम से टूटेगा, किसमें टूटेगा, उष्मा के माध्यम से टूटेगा, मतलब उष्मा कब देखिए, इसको ताप करेंगे, गर्म करेंगे तो ये टूटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, Fe2O3, Fe2O3। अब इसको क्या कहेंगे, फेरिक ऑक्साइड, क्या कहेंगे इसको, फेरिक ऑक्साइड, क्या कहेंगे इसको, फेरिक ऑक्साइड। तो ये टूट रहा है, अपघटित हो रहा है, किसमें, ये अकेला टूट रहा है, इसमें टूट गया फेरिक ऑक्साइड में। साथ में क्या है, ये एस, देखो O3 आया इसका, केवल O3 आया है, तो एस तो बच ही गया इसका, और O इसका भी बच गया, तो SO2, यहां क्या आएगा, SO2 और प्लस साथ में और SO3, क्या आएगा, SO3। तो अब देख लीजिएगा यहाँ पर कितने आ रहे हैं, SO3 SO2। तो यहां पर हमने 2 लगाया था, इसीलिए लगाया था कि इसको संतुलित कर सके, यहां पर इसको 2 लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया Fe2। आगे हम इसको बात करेंगे, ठीक है, जो Fe2 हो गया फेरस सल्फेट से। अब हम बात कर रहे थे किसकी, वियोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण की। अब जैसे ये तो बड़े हैं, समझाने के लिए आपको बताया, अब इसको आप लोग परिभाषा के साथ में कैसे लिखेंगे, जिस तरह से आपको संयोजन के लिए छोटी छोटी बताई थी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम्पल है, परिभाषा छोटी सी है, आराम से 2 लाइन में लिख सकते हैं, 2 लाइन का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। अगर वियोजन की परिभाषा क्या कहेंगे, किसी एक उत्पाद के टुकड़े होकर अन्य छोटे छोटे उत्पादों में बनना वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल कैसे करेंगे, जैसे 2 एग्जाम्पल पिक्स याद रख लीजिए। सिल्वर क्लोराइड, कौन सा हो गया, सिल्वर क्लोराइड। अब ये सूर्य के प्रकाश में होगा, किसमें होगा, सूर्य के प्रकाश में, जो कि आपके बुक में लिखा हुआ है सूर्य के प्रकाश में, ठीक है। तो अब ये किस में टूटेगा, तो ये टूटेगा सिल्वर में और क्लोराइड में, सिल्वर में और क्लोराइड में, बिल्कुल है ना आसान, आपको हमेशा याद रहेगा। अब दूसरा है कौन सा, सिल्वर ब्रोमाइड, कौन सा है, सिल्वर ब्रोमाइड, कौन सा है, सिल्वर ब्रोमाइड। तो सूर्य का प्रकाश में वापस, अब इसको भी कैसे टुकड़ा कर दूंगा, ये सिल्वर हो गया और Br2। कितना छोटा सा एग्जांपल है, आपको इस तरह से याद करना है ताकि एग्जाम के समय में आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। संयोजन का परिभाषा और वियोजन की परिभाषा, साथ में इनके एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छे से बता दिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आते हैं, बार बार इनसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, संयोजन वियोजन की परिभाषा, इनके एग्जाम्पल। आगे हम बात करेंगे, हमारी कौन सी अभिक्रिया चल रही है अब, 30 नंबर की, या तो अभिक्रियाओं में जुड़ते हैं या घटते हैं, तो ये हमारी हो गई संयोजन और वियोजन। अब बात करेंगे हम विस्थापन की, किसकी बात करेंगे, विस्थापन की। साथ में आपके जितने भी क्रियाकलाप आ रहे हैं 1.6 1.7 इनको आपको पढ़ना है, ठीक है, साथ ही साथ इनको आपको पढ़ना है, और इनसे ज्यादा रिलेटेड कुछ है नहीं सीखने का, आपके पास प्रयोगशाला है नहीं, करने के लिए पर्याप्त साधन है नहीं, तो आप इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। आपको भी जो है क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं तो उनको क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वास्तविक स्थिति यही है, जब तक प्रयोगशाला स्थापित नहीं की जाएगी बच्चों को वास्तविक ज्ञान मिलेगा ही नहीं। तो अभी फिलहाल आप क्या कहेंगे, समझ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हम जो चल रही है विस्थापन, क्या है, विस्थापन। और बच्चों आपको नाम से ही समझ में आ गया कि विस्थापन में क्या होता है, स्थान का परिवर्तन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, विस्थापन। विस्थापन में क्या, स्थान का परिवर्तन होता है। तो क्या कहेंगे, अब इसकी परिभाषा,
विस्थापन की परिभाषा। जब अभिक्रिया के दौरान, क्योंकि होगी तो क्या, ये तीर का निशान लगा दिया हमने, तो ये क्या होगी, अभिक्रिया होगी कोई ना कोई सी। तो अभिक्रिया के दौरान किसी एक तत्व का दूसरे तत्वों के संगठन में चले जाना या विस्थापित हो जाना, सबसे अच्छा शब्द है विस्थापित हो जाना। एक तत्व का दूसरे संगठन में, ये संगठन हो गया, संगठन में विस्थापित हो जाना, क्या हो जाना, विस्थापित हो जाना, क्या कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। तो इसके एग्जाम्पल भी आपको साथ में लेने हैं कि विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा तो हो गई कि किसी तत्व का किसी अन्य संगठन में, जब उत्पाद किसी तत्व का अन्य संगठन में अभिक्रिया के दौरान विस्थापित हो जाना क्या कहलाएगा, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। पर आपको साथ में अगर कह दिया जाए कि 2 एग्जाम्पल दो, कौन से, कोई भी 2 एग्जाम्पल दो, तो बिल्कुल आपको इसमें भी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपको तो बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम्पल याद रखने हैं, बड़े एग्जाम्पल कभी याद नहीं रखने। बड़े एग्जाम्पल आप लिख नहीं पाओगे, क्योंकि हमारे दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में कि यार ये था कि वो था, शायद जेडन था, एपी था। तो इनको बहुत ही आपको है ना सिंपल तरीके से याद रखना है। क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से याद रखना है। कैसे, जैसे हो गया एपी, एपी हो गया, अब कॉपर सल्फेट क्या हो गया, आयरन से क्या हो गया, कॉपर सल्फेट, या कॉपर सल्फेट, आयरन हो गया, एपी आयरन, कॉपर सल्फेट हो गया। अब देखो पिक्स है, आपको क्या करना है, इसको इसकी जगह पे ले जाना है, इसको हटा दो, इसको अलग से कॉपर को निकाल देंगे, तो क्या करेंगे आगे, आयरन सल्फेट, क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट, और प्लस में ये इसको अलग कर दिया हमने, सी। एक ही तो चीज हुई है चेंज, क्योंकि जब दो तत्व बदल जाएंगे ना आपस में एक दूसरे में, तब क्या कहेंगे हम, द्विविस्थापन। क्या कहेंगे, द्विविस्थापन। अब दूसरी बात करते हैं हम जिंक की, तो एग्जांपल तो ले रहे हैं, क्या जरूरी है पूरा पूरा ऐसे कैसे उठा लो, जिंक कॉपर सल्फेट, तो आपको याद क्या रखना है, केवल कॉपर सल्फेट याद रखना है विस्थापन अभिक्रिया के लिए, ठीक है। और आपको क्या करना है, इसको जिंक कॉपर की जगह पे ले जाओ, तो जिंक सल्फेट क्या है, जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर। समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आई कि नहीं आई। सीधा आपको परिभाषाएं लिखनी है, और परिभाषाओं के बाद में किसी भी तरह का अगर एग्जाम्पल पूछा जाता है कि उदाहरण सहित समझाइए, तो इस तरह का उदाहरण बता देना है। अगर आप तीर का निशान लगाकर अगर ये लिखते हैं कि विस्थापित हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपके ज्यादा नंबर आएंगे। एग्जामिनर अगर चेक करेगा तो उसको भी लगेगा कि हाँ वास्तव में बच्चे ने सीखा है। कि क्या सीखा है, कि ये जो एपी है विस्थापित हो रहा है किसके स्थान पर, कॉपर के स्थान पर, किसके स्थान पर, कॉपर के स्थान पर। और जिंक जो है कहां स्थापित हो रहा है, कॉपर के स्थान पर, तो कॉपर को इस संगठन से अलग कर दिया, कॉपर कहां आ गया, कॉपर यहां आ गया, देखो। और ये क्या हो गया, आयरन सल्फेट, जिंक सल्फेट, पहले क्या था, कॉपर सल्फेट। तो विस्थापन अभिक्रियाओं में इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल भी देना है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो, ठीक है। अब हम इसी में पढ़ेंगे द्विविस्थापन। विस्थापन तो हो गया भाई, विस्थापन के साथ में अगर हो सकता है कि द्विविस्थापन हो, क्या हो, द्विविस्थापन हो, तो द्विविस्थापन को कैसे पढ़ेंगे, ठीक है बिल्कुल। इसमें क्या होता है, जो मैंने शुरू में बताया था आपको, जैसे ये AB है, अगर ये क्रिया करेगा CD के साथ, तो एक विस्थापित हो जाएगा किस तरह से, A चला जाएगा C में और B चला जाएगा D में, इस तरह से क्रिया हो गई, दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए, दोनों क्या हो गए, चेंज हो गए। ये तो चला गया C के पास, A चला गया C के पास, B चला गया D के पास, तो क्या दोनों में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। अगर दोनों में परिवर्तन हुआ है तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, द्विविस्थापन, क्योंकि दोनों को अपना अपना ठिकाना मिल गया, जबकि पिछले वाले में कॉपर तो अलग हो गया था ना, तो कॉपर का कोई ठिकाना भी नहीं था। इस तरह से आपको सीखना है बिल्कुल बारीकी से, क्योंकि ये रटने वाली चीजें नहीं है, समझने वाली है। इसके एग्जाम्पल आपको देख लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल, आपकी बुक वाला ही एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, कोई भी एक्स्ट्रा चीज ऐड नहीं करूंगा मैं, ठीक है। कौन सा है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कौन सा हो गया,
सोडियम सल्फेट और साथ में बेरियम क्लोराइड, BaCl2, बेरियम क्लोराइड। समझ में आ रहा है आपको? तो सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, ये तीर का निशान लगा दिया हमने, क्योंकि ये तीर का निशान क्या कहता है कि हाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ अभिक्रिया हुई है। अब देख लो, दो संगठन है, सोडियम है, सल्फेट है, बेरियम है, क्लोराइड है, तो बताओ क्या क्या मिल सकता है? बिल्कुल सोडियम और क्लोराइड मिल सकता है। अब यही पर सोचने की बात है, बेरियम सल्फेट मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। तो ये हो गया बेरियम सल्फेट और साथ में देखो 2 Na है, 2 क्लोराइड है, तो बताओ क्या हो गया? 2NaCl। तो बताओ बच्चों, एक NaCl किसका एग्जाम्पल है? NaCl एग्जाम्पल है, मतलब समीकरण किसका हो गया? NaCl हो गया हमारा नमक। क्या हो गया? नमक। नमक का सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र NaCl, सोडियम क्लोराइड। आगे हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन, तो हमने पढ़ लिया, विस्थापन भी पढ़ लिया, वियोजन भी पढ़ लिया, संयोजन भी पढ़ लिया। इस पाठ में लगभग जितने भी ऐसे टॉपिक थे उनको पाठ के शुरुआत से लेकर अंत तक हम कवर करते आ रहे हैं। अब आगे बात करते हैं, तो 2 चीजें और आएगी जो महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उपचयन, ठीक है, उपचयन, अपचयन, उपचयन, अपचयन। उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है? देखो, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि अपचयन होना, जैसे हमारे शरीर में भोजन का क्या होता है? अपचयन होता है, मतलब भोजन का क्या होता है? अपचयन होता है। तो भोजन के क्या हो जाते हैं? टुकड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी, इस प्रक्रिया में भी कुछ ना कुछ टुकड़ा होगा या मुक्त होगा, ठीक है। तो उपचयन और अपचयन को आप कैसे समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन को यहां पर लिखते हैं प्लस, यहां पर ऑक्सीजन को लिखते हैं माइनस। अब इसको समझना बहुत आसान हो गया। समझ में आई कि नहीं आई? किसी भी अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो क्या कहलाएगी वो? उपचयन। क्या कहलाएगी? उपचयन। अगर वो क्रिया किसी उस तत्व के साथ क्रिया के दौरान अगर ऑक्सीजन हट जाता है, ऑक्सीजन अगर उसके साथ में था और अगर वो हट जाता है, तो उसको क्या कहेंगे हम? अपचयन। क्या कहेंगे? अपचयन। अब देखो, अगर ये दोनों क्रिया एक साथ हो जाती है, जिसमें एक तरफ ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन घट भी रहा है, एक तरफ जुड़ गया और एक तरफ घट गया, तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्योंकि इसमें क्या हो गया? एक तरफ तो उपचयन हो गया, एक तरफ अपचयन हो गया, एक तरफ उपचयन हो गया, एक तरफ अपचयन हो गया। तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी सीखेंगे। किस तरह से सीखेंगे? एग्जाम्पल के माध्यम से भी सीखेंगे। आगे हम बात कर रहे थे उपचयन का। तो उपचयन के लिए हम साथ में एक एग्जांपल उदाहरण लेते हैं। उपचयन में क्या होगा? जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का सहयोग होता है या ऑक्सीजन जुड़ता है तत्व के साथ, तो क्या कहलाएगी? उपचयन। अगर ऑक्सीजन घटता है, ठीक है, तो अपचयन कहलाएगी। अब इनके साथ में उदाहरण भी देखना है आपको। जैसे कॉपर के 2 अणुओं के साथ में अगर ऑक्सीजन जुड़ता है, तो जैसे ही जुड़ रहा है, तो जुड़ने के बाद में क्या हो गया? 2Cu, जैसे कॉपर का हो गया ना, इसको क्या लिखेंगे? कॉपर ऑक्साइड। तो 2 है तो यहां पर भी 2 लिख दो, कॉपर ऑक्साइड। अब ये बताओ कि कॉपर यहां पर अकेला था, कॉपर यहां पर क्या था? अकेला था कॉपर। कॉपर के जब क्रिया हुई, ये अभिक्रिया का निशान है, तीर का निशान लग रहा नहीं है, तो अभिक्रिया का निशान है। कॉपर के साथ जब क्रिया हुई, तो ऑक्सीजन के कॉपर के साथ में क्या आ गया?
अभी क्या बैठा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैठा है कि नहीं बैठा है, तो ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा, इसका मतलब वो क्रिया कौन सी हो गई, उपचयन। कौन सी क्रिया हो गई, उपचयन। ठीक है, अगर इसको देखो, अगर यही इसको वापस देख लेते हैं, सी कॉपर ऑक्साइड, क्या आ गया, कॉपर ऑक्साइड। तो अगर इसको साथ में अगर क्रिया कराते हैं, कॉपर ऑक्साइड के साथ में अगर क्रिया कराते हैं H2O, जल की अगर क्रिया करते हैं, कॉपर ऑक्साइड को जल में करते हैं, तो क्या हो जाएगा, H2O नहीं, H2 हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं। किससे क्रिया करेंगे, हाइड्रोजन। कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन प्रवाहित की जाएगी। अब हाइड्रोजन गैस हो गई, H2O थी तो लिक्विड था, द्रव था, H2 क्या हो गई, गैस हो गई। अगर इस पर क्रिया कराएंगे तो ये H2 किसको ले जाएगा, ऑक्सीजन को ले जाएगा वापस ले जाकर, और एक कॉपर यहाँ पर अकेला हो गया, प्लस जल बन गया। क्या बन गया, जल। तो यहां पर अब ये देखिए, कॉपर के साथ में क्या था, ऑक्सीजन। कॉपर के साथ में ऑक्सीजन था। यहां पर देखिए कॉपर अभिक्रिया हुई, ये तीर का निशान है ना, इसका मतलब अभिक्रिया हुई, और अभिक्रिया के माध्यम से, अभिक्रिया के बाद कॉपर को ऑक्सीजन, कॉपर का ऑक्सीजन हट गया, तो क्या हो गया यहाँ पर, ये अपचयन हो गया। कॉपर का ऑक्सीजन हट गया, अगर हट गया मतलब माइनस हो गया, तो इसका मतलब ये कौन सी क्रिया हो गई, अपचयन क्रिया हो गई। कौन सी क्रिया हो गई, अपचयन क्रिया हो गई। अब ये दोनों क्रियाएं एक साथ कब होती है, ये भी हम देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया के माध्यम से। ये दोनों क्रियाएं एक साथ कब होती है, जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि एग्जाम में कई बार इसी से एग्जाम पूछा जाता है प्रश्न कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया, क्या कहेंगे इसको, परिभाषा कैसे पढ़ेंगे, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन व उपचयन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन व उपचयन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती है, क्या कहलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन कौन सी, उपचयन अपचयन, अपचयन उपचयन दोनों एक साथ होती, एक साथ, इनमें अलग अलग हो रही थी। अब देखो रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा भी पूछ लेगा, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, कि जिनमें अपचयन उपचयन दोनों एक साथ होती है, साथ में इसके छोटे छोटे एग्जांपल पूछ लेगा। ठीक है, तो एग्जांपल भी हम दे देंगे, एग्जांपल भी हम दे देंगे। कौन से, बिल्कुल इजी देंगे, जैसे ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया का, तो इसमें एग्जांपल क्या दे रहे हैं, इसमें H2 प्रोवाइड किया। ठीक है, H2 प्रोवाइड किया, इसी को हम यहां पे ले लेंगे, कॉपर और H2O। अब देखो, अब इसको सेम हो गया नहीं बिल्कुल, पर इसको 1 मिनट के लिए मिटा दो। अब बात करते हैं, इसको भी मिटा दो, अब बात करते हैं। हो गया ना कंफ्यूजन, इसको देखा, मैंने देखा ये इसमें आ गई, ये इसमें आ गई, दोनों एक साथ क्यों आ गई। पर अब देखो, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन था, बिल्कुल था, यहां पर नहीं है, इसका मतलब अपचयन हो गया। H2 के साथ में ऑक्सीजन था, नहीं था, यहां पर है, इसका मतलब उपचयन हो गया। तो बताओ दोनों अभिक्रियाएं हुई कि नहीं हुई। ठीक है, इसी तरह से देख लेते हैं जिंक ऑक्साइड का प्लस H2। बहुत ही इजी एग्जांपल आपको हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि जब भी आपको पढ़ना है सरल तरीके से पढ़ना है। परिभाषा लिख दी, छोटा छोटा एग्जांपल लिख दिया, नंबर अच्छे आने। अब ये जिंक अकेला रह जाएगा, वापस क्या बन जाएगा, H2O। क्या बन जाएगा, H2O। अब देखो जिंक के साथ में ऑक्सीजन है, यहां पर नहीं है, अभिक्रिया के बाद में नहीं है। H2 के साथ में ऑक्सीजन नहीं है, पर अभिक्रिया के बाद में है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों की दोनों रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं। क्या है, दोनों की दोनों रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं, और रेडॉक्स अभिक्रियाओं के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि इनमें अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। इनमें क्या हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। तो हम बात कर रहे थे, तो रेडॉक्स अभिक्रिया होगी, उपचयन अपचयन हो गया, अभिक्रियाओं के प्रकार हो गए। क्या हो गए, अभिक्रियाओं के प्रकार हो गए। कौन से, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन।
और हमने साथ में भी पढ़ लिया। अब आपके छोटे छोटे टॉपिक है, क्या है, छोटे छोटे टॉपिक है, जिसे संसारण, क्या बोलते हैं, संसारण, संसारण, इसको शरण से याद रखेंगे, शरण यानी जंग लगना, शरण यानी क्या होता है, जंग लगना। एक तो ये है आपके पीछे लिखा हुआ जंग लगना, ठीक है। अब अगर हम बात करें आगे की, तो आपके पास ये बचा है संसारण, और इसके साथ में एक बच्चा है विकृत गंधिता, जिसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इन दोनों से एक एक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक एक नंबर के विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, ठीक है। संचारण किसमें होगा, जो लोह तत्व होगा, जो लोह तत्व होगा, अगर वो वायु व नमी के संपर्क में आएगा, जल के संपर्क में आएगा, जिसे मान लो कोई भी हमारा कोई भी गाड़ी वाड़ी है, लोहे की हमने साइकिल है, मान लो एक एग्जांपल के तौर पर आपने अपनी पुरानी साइकिल को अपने छत पे रख दी, या किसी बाहर ऐसी खुली जगह में रख दी जहां पर हमेशा बारिश में धूप में भीगती रहती है, तो क्या होगा, तो वो बिल्कुल गल जाएगी, काट आ जाएगा उसमें, है ना, जंग आ जाएगा, जंग लग जाएगा, बिल्कुल कमजोर हो जाएगी, शरण हो जाएगी, शरण यानी कमी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, जंग लग रहा है, क्या लोहे पर जंग लग रहा है, लोहे पर जंग लग रहा है, ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, ठीक है, Fe2O3 ये जंग लग रहा है, तो वो हो गया संसारण, शरण हो गया, तो जंग लगने की क्रिया क्या कहलाएगी, संसारण, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि लोह तत्वों को वायु तत्व नमी के साथ में अभिक्रिया करके उसमें जंग लग जाना क्या कहलाता है, संसारण। अब हम बात करें विकृत गंधिता की, जो वसीय तेल है, मतलब वसीय कोई भी वसीय पदार्थ है, तेलीय पदार्थ है, ठीक है, जिनमें जैसे हम गया हमारा अचार, ठीक है, अचार हो गया, कोई भी ऐसी चीज हो गई जो हमने तेल में वसा के अंदर उसको डाल रखा है। अब वो जैसे वसीय पदार्थ जो हवा के संपर्क में आएगा, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, अचार, क्योंकि हर घर में अचार होता है, और जैसे ही अचार को हम खुले छोड़ देते हैं, कई बार वो वायु के संपर्क में आता है, क्या होता है, वायु के संपर्क में आता है, और जैसे मान लो ये एक बाल्टी है और उसमें अचार के संपर्क, हवा के संपर्क में आएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, सफेद सफेद सा एक फफूंद लग जाएगी, सफेद सी लग जाएगी फफूंद, जिसे फंगस कहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से विकृत गंधिता का कार्य करेगा, कि वसीय तेल या वसीय पदार्थ वायु के संपर्क में आने के पश्चात फंगस या फफूंद का निर्माण कर लेते हैं, फंगस या फफूंद का निर्माण कर लेते हैं, तो सफेद श्वेत कवक भी कर सकते हैं इसको, तो उसका निर्माण कर लेते हैं। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, विकृत गंधिता कहलाती है। क्या कहलाती है, विकृत गंधिता कहलाती है। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, इससे बचने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। जो सामान पैकिंग होकर आते हैं हमारे पास मार्केट से, वो कहते हैं ना कि जैसे लेज का हो गया, कुरकुरे हो गया, जो इतना मोटा मोटा भरा आता है, क्यों आता है, ताकि इसमें विकृत गंधिता ना हो, क्योंकि अगर वो संपर्क में आया वायु के, तो उसकी जो वास्तविक स्थिति है वसीय तेल से निकली हुई है, जैसे कुरकुरे हो गए, कुछ भी हो गया, हमारा अचार वगैरह हो गया, किसी भी तरह की चटनी, सॉस वगैरह, तो उनको क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन को उसमें पैक किया जाता है। नाइट्रोजन से पैक करेंगे तो अंदर के अंदर नाइट्रोजन रहेगी और वो विकृत नहीं होने देगी। तो ये क्या हो गया, इस तरह से इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया। तो नाइट्रोजन का प्रयोग करने से क्या हो जाएगी, विकृत गंधिता कम हो जाती है या होती नहीं है। संसारण के लिए क्या कहा जाता है, संसारण के लिए जंग लगने से बचाने के लिए हम उस पर ऑयल का लेप कर सकते हैं, पेंट रंग कर सकते हैं उस पर, ठीक है। इससे ज्यादा क्या करेंगे, उसका जंग उतार सकते हैं, उसके साथ में उसका कलर कर सकते हैं, ऑयल पेंटिंग कर सकते हैं। अब आपका जो ये है, ये पार्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है। क्या हो चुका है, पार्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है। और हम क्या करेंगे, अब हमारी जो बुक है, आप उसको बुक को सबसे पीछे वाला पेज खोल लीजिए, क्योंकि आपका जो पूरा पार्ट है वो खत्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, उसमें जो पीछे से जो प्रश्न है उनको देखेंगे। अब आपको उसमें से करके चेक करना भी है, क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो आपने सीखा है या नहीं सीखा है, तो वो आप बिल्कुल
देख लीजिएगा। जैसा कि आपने बुक खोल ली, ये आपकी बुक है, क्लास 10th की बुक है, इसको आपने खोल लिया। इसमें से आपको जो सबसे लास्ट में पार्ट के सबसे पीछे वाले जो प्रश्न होते हैं उनको देखना है कि क्या हमने पढ़ाया है आपको बोर्ड पर, उनमें से कुछ बाहर के क्वेश्चन आ रहे हैं क्या। ठीक है, तो बाहर के क्वेश्चन आ रहे हैं क्या। सबसे पहले देख लीजिए कौन सा कथन असत्य है या सत्य है। तो हमने आपको अपचयन और उपचयन पढ़ाया हुआ है, ये पीबी, ठीक है, प्लस कार्बन, तो आपको पहले इसमें एग्जाम्पल में अभ्यास प्रश्न में पहला का पहला क्या आ रहा है, अभ्यास वाले प्रश्न आ रहे हैं आपके लिए। तो इसमें शीशा अपचयित हो रहा है, क्या देखिए ये पीबी हो जाता है लेड, शीशा अपचयित हो रहा है क्या, बिल्कुल शीशे में ऑक्सीजन था और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब हाँ बिल्कुल शीशा अपचयित हो रहा है। आगे देखो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ देखने को मिल रही है, यहाँ पर नहीं, बिल्कुल ये तो है ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित नहीं हो रही है। कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन को कुछ मिल रहा है क्या, हाँ बिल्कुल कार्बन को ऑक्सीजन मिल चुका है। तो पहला तो शीशा अपचयित हुआ है, कार्बन उपचयित हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा का ए व सी। कौन सा जाएगा इसका, ए व सी। इसी प्रकार से हमारा जो दूसरा है, ये तो पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम के 2, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, संयोजन है, द्विविस्थापन है, वियोजन है या विस्थापन है। देख लीजिएगा Fe2O3 यहाँ पर है, 2 एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या मिलेगा, देखो ये एल्यूमिनियम है जो कहां पर चला गया, O3 के साथ में, एल्यूमिनियम कहां पर आ गया, Fe2 के साथ में, तो ये हो गया Fe अलग हो गया, आयरन, इसको क्या कहेंगे आयरन, आयरन अलग हो गया किससे, एल्यूमिनियम से, इससे एल्यूमिनियम से, मतलब एल्यूमिनियम की जगह पर ये आ गया एल्यूमिनियम, आयरन यहां पर था इस संगठन में, तो यहां पर क्या आ गया, एल्यूमिनियम आ गया। तो ये कौन सी विक्रिया हो गई, बिल्कुल ये आपकी हो गई विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी हो गई, विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो गई, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन आपको देखने हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ऐसी समीकरण जिसके दोनों ओर, क्या आएंगे, ऐसी समीकरण जिसके दोनों ओर समीकरण तत्वों के परमाणुओं की संख्या, समीकरण में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, संतुलित समीकरण कहलाती है। रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि इस तत्वों को समान करने से उनके परमाणुओं की संख्याएं समान होती है, जिससे उनका संगठन निश्चित रूप से बनता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। ये चीजें आपको साथ में आपको पढ़नी है, देखना है आपको। समीकरणों को संतुलित करना सीखिए। प्रश्न आपका छठा है जिसमें बहुत सारे आपको समीकरणें दी गई है। ठीक है, तो आपको इनको करके देखना है। आपको करके बताओ, एक जैसे हो गया बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर इससे क्रिया करेंगे तो ये क्या हो गया, बेरियम सल्फेट। क्या हो गया, बेरियम सल्फेट। और यहां पर हो गया HCl। अब यहां पर देखना संतुलित करण में बेरियम एक था, यहां पर भी एक है, कोई दिक्कत नहीं, बेरियम हट गया। क्लोराइड एक दो है, मतलब क्लोराइड के दो परमाणु है, यहां पर एक है। हाइड्रोजन के दो है, यहां पर ये सेम टू सेम यहां पर है। तो हाइड्रोजन के दो है, क्लोराइड के दो है, तो देखो यहां पर भी एक है, तो इसको दो से गुणा कर दो ना, सीधे सीधे 2HCl। तो ये क्या हो गई हमारी
संतुलित समीकरण। इसी तरीके से आपको करना है। आगे हमारा देखिए 9वां क्वेश्चन आएगा, ऊष्माशेषी ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ क्या? मैंने आपको बताया था जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा मुक्त होती है वो ऊष्माक्षेपी क्रिया कहलाती है, और जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा देनी पड़ती है, ऊष्मा का प्रयोग होता है, वो क्या कहलाएगी? ऊष्मा शोषी, क्योंकि शोषण कर रही है जो अभिक्रिया। जैसे मान लो ये अभिक्रिया है, ये हो नहीं रही, इसको ऊष्मा देनी पड़ेगी, तापमान करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, तो वो क्या होगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी। ऊष्माक्षेपी, इसमें ऊष्मा मुक्त हो रही है। ऊष्मा शोषी, जो ऊष्मा ले रही है, जिस अभिक्रिया को पूर्ण कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा शोषी कहलाती है। आगे देखो श्वसन को ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? मैंने आपको पहले भी बताया था पढ़ते समय कि श्वसन में हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन के माध्यम से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिससे ऊष्मा मुक्त होती है, और वह निश्वसन के माध्यम से वापस हम श्वास छोड़ते हैं, उसके माध्यम से बाहर निकलती है। ठीक है, तो श्वसन किस प्रकार की होगी? ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा बाहर निकलती है। जब सर्दियां पड़ती है बहुत भयंकर ठंडी, तो आप ये करते हैं ना, और उससे भाप निकलती है, और आप कहते हैं देखो मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है, वो ऊष्मा ही है। आगे बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? विपरीत इसलिए क्योंकि संयोजन में तो दो तत्व जुड़कर एक तत्व बनाते हैं, दो तत्व जुड़कर एक तत्व बनाते हैं, जबकि वियोजन में एक तत्व टूटकर दो से या दो से अधिक तत्व बनाता है। आपके सारे क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा दिया आपको। आगे हम बात करेंगे कौन सा प्रश्न आपके 12। चलो वियोजन अभिक्रिया के एक समीकरण लिखिए, जो चलो हमने आपको तो दो दो बता दिए, इनमें प्रश्न पूछा गया है एक एक, हमने आपको संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन सबके दो दो बता दिए। आगे देखो, एक भूरे रंग का चमकदार, ये जो वापस वही आ गया, तेल वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? क्यों? क्योंकि चलो मिटा दिया, विकृत गंधिता से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो तेल से बने हुए खाद्य पदार्थ जैसे कुरकुरा हो गए, नमकीन हो गई, कुछ भी ऐसा ले चिप्स वगैरह हो गए हमारे, या इस तरह की जो मटर वगैरह हो जाते हैं, जो पैकिंग आते हैं, बिल्कुल पैक होकर आते हैं, उनमें किसी तरह की विकृत गंधिता ना हो, इसलिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो, निम्न पदों का वर्णन कीजिए। संसारण, विकृत गंधिता। तो संसारण तो क्या है? जंग लगना। विकृत गंधिता वो जिसमें फफूंद आ जाती है, फंगस आ जाती है, ठीक है, और वो अपने आकृति से बिगड़ भी सकते हैं। जैसे कुरकुरे आ गए, कुरकुरों को अगर हमने पैकिंग नहीं किया बनाने के बाद में नाइट्रोजन गैस के माध्यम से, तो वो सख्त नहीं रहेंगे, बिल्कुल मुलायम हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपका जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण, वो पूरा हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे नए पार्ट में, नई क्लास में, अम्ल, क्षारक व लवण। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे पूरी की पूरी आपने वीडियो देखी है, उसी तरीके से आपके दोस्तों को भी दिखानी है। सबके मोबाइल में आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भूलिएगा मत, सीधे आपको सब्सक्राइब करना है। साथ में अपने दोस्तों को और अपने स्कूल में जितने भी आसपास के दोस्त वगैरह हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं चाहे प्राइवेट में, उनको सीधे सीधे बोलना है कि किसी तरह से आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। कोचिंगों में आपको जो पढ़ाने को मिलेगा, जो जितना बेस्ट होगा मैं पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल कहीं पर भी आपको 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। आपको विज्ञान और गणित मैं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल छठी से लेकर 12वीं तक। तो आज से आपके कोचिंग के पैसे लगना बिल्कुल बंद, और आपकी रोजाना यहाँ से क्लास चलेगी। आज आपका पहला चैप्टर खत्म हो चुका है, कल जो अगली क्लास होगी हमारी, उसमें हमारा दूसरा चैप्टर शुरू होगा, अम्ल, क्षारक व लवण। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।